संगम युग। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वो संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे और इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य का संग्रह 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा किया गया था और संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पुत्तु, दूसरा है इत्थुतोके और तीसरा है पादीनेन किलनकु और तिरुवल्लुवर कृत जो है कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसका विषय है त्रिवर्ग यानी कि आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय। तो तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजित किया गया था जिसे मुचंगम कहा गया है और ये 3 संगम है प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम यानी कि दूसरा संगम और अंतिम संगम यानी कि तीसरा संगम। जो प्रथम संगम हुआ था 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था जो कि समुद्र में विलीन हो चुका है और उनके अध्यक्ष थे अगस्त्य। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अक्किटियम परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरुकु तथा कलारी आवेरे। इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम हुआ था 3700 ईस्वी पूर्व और वर्ष पूर्व और इसका स्थान कहाँ है? तो कपाटपुरम में है जो कि अलेवाई में है। ठीक है, इसका अध्यक्ष अगस्त्य था और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल्कापियम। तमिल व्याकरण रचनाकार कौन था? तोल्कापियर और ये भी समुद्र में विलीन हो चुका है। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी मदुरा में ही हुआ था और इनके अध्यक्ष थे नकीरर। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? नेदू नोन थोके, कुरुन थोके, नतरी नई, एन कुरुभुरु और परिपादल, कुथु वरी, पेरिसे और सितरिसे आदि। कवियों तथा विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार जो थे तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। और संगम काल के बारे में जो विवरण देने वाला अन्य स्रोत क्या है? तो अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है और कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख से पता चला है, मेगास्थनीज की बुक से पता चला है, स्ट्रेबो, प्लिनी, टोलमी से भी पता चला है। और 8वीं सदी ईस्वी में एरियानार अगपुप्पल रूप के भाष्य के रूप में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। जो ईलांगोकृत है, ईलांगोकृत शिल्पाधिकारम यानी कि पायलो का कृत की एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में फेमस है। इसमें टोटल 30 सर्ग है और 3 खंडों में इसको लिपिबद्ध किया गया है। और ये जो मतलब कि जो भी है राष्ट्रीय काव्य, ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पत्तनम को कोवलन और उनकी पत्नी जो है कन्नागी एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी है। तो मैदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो है शीतलेस्तर नार और मणि मैकले की रचना है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है जिसमें जैन प्रभाव का वर्णन है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मैकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये बौद्ध लेखक दीनानाथ 5वीं शताब्दी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है और जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्क देवर को मिलता है और तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। दूसरा है कि तोल्कापियम तमिल व्याकरण है और 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी। इनमें तिरुवल्लुवार और तिरुकुरूल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं लेकिन जो सबसे फेमस है वो है ईरामावतारम। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अकम, दूसरा है पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का मूल विषय युद्ध है। चोलों की जो राजधानी थी वो पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदी के बीच का था और इनका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था और करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। और जो है पत्ती नपाले में करिकाल के जीवन सैन्य अधिकरण को दर्शाया गया है और संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेनी युद्ध का भी जिक्र मिलता है। और इसमें यह मिलता है कि करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की
और उरेयूर से उसने अपनी राजधानी कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित करी। दूसरा है कि पेरूना नुन्नू पादे में करिकाल की संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य में के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे एक का नाम है उदयन जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदू जीरल आदन 155 ईस्वी और सेन गुट्टू वन 180 ईस्वी। सेन गुट्टू वन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का जो तीसरा राज था वो पांडे का राज था, जिसकी राजधानी मदुरा थी। और पांड्य राजाओं ने नेडुंजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली राजा था नेडुंजेलियन, और इसका प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। दूसरा है कि नेल्ली वकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्यों को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरूनल कहलाता था। और संगम युग में मंत्रियों को अमाई चाइन और अमाई चार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता है, और राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। और टैक्स क्या था, तो उपज का छठा भाग टैक्स हुआ करता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी, और सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी और पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। और सेना में भर्ती होने वाले लोग जो थे वेल्लाल थे। वेल्लाल यानी कि धनी कृषक होते थे। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा है, और इस प्रकार की मूर्तियों को नडुकल या वीरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन यानी कि अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुतल कहा जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए छलघड़ी का प्रयोग हुआ, और ब्राह्मण तो था ही, लेकिन संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग भी थे। जैसे एक है पुलेयन। पुलेयन क्या होता था कि दास्तकारों का एक वर्ग होता था जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एक होता था एनियर। एनियर क्या था, शिकारियों का एक जाति, और मलवर लूटपाट। फिर ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था, जो कृषि कर्म में लगे हुए थे। वेल्लार प्रमुख को वेलीर कहा जाता था, और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को केडेशियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिगर कहा जाता है, और संगम साहित्य में दास प्रथा नहीं थी। और दूसरा बात है कि तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, और इसमें टोटल 8 प्रकार थे विवाह के, और परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीने कहा गया है। और एक पक्षीय परिणय को कैकीनीय व अनुचित परिणय को पेरुपरेंदिनो कहा जाता है। नर्तक नर्तकियों व गायक के दल जो है धूम घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे, और संगम साहित्य में इन्हें पानर या विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर या फिर ओवेयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित हुआ करती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ मानते थे, क्योंकि कौवा दिशा दिखाने का काम करता था, इसलिए जहाज़ों में उनको ले जाया जाता था। समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, और उन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य देशों में कोकई, शालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, और कोकई जो है मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था, और पेरीप्लस में अरिकामेडु को पोडक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक जो कि हिप्पोलस ने में मानसूनी हवाओं के सहारे बड़ी जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। और तमिल देश की प्राचीन देवता का नाम मुरुगन था, जो कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया, और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया।
गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे और इसके संस्थापक श्रीगुप्त रहे जो कि 240 से 280। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच था वो 280 से लेकर 320 ईस्वी में हुआ और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके महाराज धीराज की उपाधि धारण करी। और गुप्त संवत जो है 319 से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त हुआ जो कि 335 ईस्वी पे राजगद्दी पे बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करा। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेघ कर्ता विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण करी और इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ये उसका पता सिक्कों से चलता है और वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा है और परम भागवत की उपाधि सिर्फ समुद्रगुप्त को मिला है। ये गया और नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख से पता चला। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त सेकंड हुआ जो 380 ईस्वी की राजगद्दी पर बैठा। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी करे थे और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक छत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। और साप जो है चंद्रगुप्त सेकंड का राज्य कवि था और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे और कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान और अमर सिंह कोशकार, शंकु यानी कि वास्तुकार, वेताल भट्ट, घट कटपर, वारामिहिर खगोल विज्ञानी एवं वटरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का जो शांति विग्रहिक सचिव जो है वो वीरसेन शैव मतांबली था और जिसने शिव की पूजा करी और उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा बनाया था। और वीरसेन जो है वो व्याकरण और न्याय मीमांसा एवं शब्द व्याकरण का विद्वान था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ जो कि 415 से लेकर 454 तक उन्होंने शासन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी शायद कुमार गुप्त ने ही करा था। और कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ जो कि 455 से लेके 467 तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासन कुलों में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई गुप्तों के लिए देश था और फिर जो राज्य था उसको भुक्ति कहते थे और सबसे छोटा था विषय और जिसके भुक्ति के नीचे विषय था और विषयपति कहते थे जिसको। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहते थे जैसे कि इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक होता था और इनके अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। और ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट कहा जाता है। और गुप्त शासक जो कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों की क्रियाकलाप का उल्लेख है। टैक्स लगभग 1/4 यानी कि 1/25% या 16% 1/6% लगता था। गुप्त काल में बलात्श्रम जो था वो चालू था। ये कर का एक व्यवस्था था और आर्थिक उपयोगिता के आधार पे भूमि जो था 5 क्षेत्रों में बटी हुई थी। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील और अपरहत। सील जो थी जोतने योग्य भूमि नहीं थी और अपरहत जंगली क्षेत्र। और सिंचाई के लिए रहट या घंटी तंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहते थे और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं जैसे कि विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। विष्णु मंदिर जो है वो तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर जो है भूमरा में है, नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना
कुठार में है, जो कि है मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, वो देवघर में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर जो है वो खो में है, वो नागौद मध्य प्रदेश। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, वो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में एक शबर जाति के लोग रहते थे, जो देवताओं को मनुष्य का मांस चराते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की पत्नी सती हो गई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गनी और बूढ़ी महिलाओं को कुटनी कहते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और विष्णु का जो वाहन है गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में टोटल 29 गुफा है, जिसमें केवल 6 ही अभी शेष बचे हुए हैं, जिसमें संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के चित्र की प्रशंसनीय है। मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। फिर इसके बाद आता है अजंता की गुफा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है वो बाघ की गुफा है, जो बाघ जीलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पे विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसके 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणस और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्टियम ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, और इसने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा किया कि यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। फिर इसके बाद 12 मिहिर का नाम आता है, जिसने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत और बृहजाक लघु जातक की रचना करी। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्रकृति इतिहास और भौतिक भूगोल के विशेषों पर चर्चा की गई है। फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, क्योंकि उसने घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व परिकल्पना कर ली थी। और गुप्त काल में जो है गुप्त काल ने पलकानव ने पशु चिकित्सा पर मतलब कि हस्त या यजुर्वेद लिखा। और दूसरा है कि नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। पुराणों का वर्तमान जो रूप है उसकी रचना गुप्त काल में हुई, और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। और संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला भी गुप्त काल में ही हुआ, और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है। और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। और शूद्रक का लिखा हुआ जो नाटक है मृच्छकटिकम या फिर माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है। मतलब कि देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है, और ये गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को शक आक्रमणकारी को सौंप देता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है मतलब कि दुश्मन को मार के चुरा लेता है। कालिदास की जो कृति है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा है। और दूसरी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, और ऐसी प्रथम रचना भगवद गीता था। और सांस्कृतिक उपलक्ष्यों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और नगरों का क्रमिक पतन यहाँ पर हुआ था। फिर पढ़ने वाले हैं वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उनका पुत्र जो प्रवंशेर प्रथम था 235 से लेकर 235
ईस्वी का शासक हुआ। वकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रवरसेन के पश्चात जो है वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया। एक प्रधान शाखा, दूसरा बासीय या बासीम शाखा जिसे वरसगुल्म शाखा कहते हैं। दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रथम शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम 335 से 360, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440, नरेंद्र सेन 440 से 460, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वकाटक का राज्य जो है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था और राज्यों पर विजय के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके दोनों पुत्र जो दिवाकर और दामोदर थे वो अवयस्क थे, इसलिए उनका जो राज संभाला वो प्रभावती गुप्ता ने संभाला और यह काल वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा है। और प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा और फिर पृथ्वी सेन सेकंड वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था और उसके बाद उसके राज्य बासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। फिर बासीम शाखा के वकाटक देख लिया जाए तो वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी और उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। और वत्सगुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित है। बासीम शाखा के प्रमुख राजा थे सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन जो कि 475 से 510 ईस्वी में रहा। हरिसेन जो है बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और ये वकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी है। वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्रकृत काव्य की सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा है। संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास ने यहाँ पर आकर सेतुबंध का संशोधन करके मेघदूत लिखा था। वकाटक नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और वे शिव वो विष्णु के उपासक थे। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत जो थे व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वकाटक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन कराया था शायद गुप्त ने। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवृत्ति गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे पुष्यभूति थे, उनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गया था। और हरियाणा, ये जो थानेश्वर है हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेसर स्थान थी। और फिर प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता माने जाते हैं, जिसने परम भट्टाकर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इनके 2 पुत्र हुए राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री भी हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मखौरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। और शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। इसने हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसकी राजधानी बनाया था। लेकिन हर्ष और पुलकेशन सेकंड के बीच जब युद्ध हुआ तो हर्ष की पराजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। चीनी यात्री हिनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष 641 में चीन में अपने दूत भेजे थे और 643 और 645 से वहाँ से भी दूत आया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत और अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे वे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ज्वाइन कर लिया था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद
आयोजन होता था जिसमें हेनसांग ने 6वें समारोह में भाग लिया था। बाणभट्ट जो है हर्ष के मतलब दरबारी कवि थे, उसने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना करी। बाणभट्ट के गुरु जो थे वो भड़चू थे और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक हर्ष ने लिखी थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेके उसके नाम पे तीनों नाटक लिख दिया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ना वो तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। और हर्ष के अधीनस्थ शासक जो थे वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता है। प्रांत को भुक्ति कहते थे और उनको संभालने वाले को राजस्थानीय, उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहलाता था। फिर इसके अंतर्गत विषय आता था और विषय के अंतर्गत कई सारे पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद भंडी क्या होता था यानी कि प्रधान सचिव, फिर सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान, फिर जो ग्राम शासन की जो प्रधान होते थे उसे ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट और दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग को अधिकारी होते थे और अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का यूज हुआ है।